और प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित विलायकों में से कौन सा आयनिक मिश्रण को विलीन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा क्लोरीन को खोता है यदि उसे वायु में छोड़ दिया जाए तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CaOCl2। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले पाणिनि थे। तो प्रश्न 3 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक व्याकरण थे पाणिनि। और भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है वेद और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है और अष्टाध्यायी था। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4 प्रसिद्ध प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो 4 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मनु को। मनु द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई है और मनु शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे और मनु हिंदू विधि के प्रथम विधिवेता भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि जब बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो 5 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी था। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम शाह लोदी बाबर से हार गया था और इस युद्ध में इब्राहिम शाह लोदी मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के प्रभारी दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। मोठ का मस्जिद निर्माण सिकंदर शाह लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था और 1504 में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो 6 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा कुंभा ने बनवाया था। और खनवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं बाबर के बीच हुआ था जिसमें जीत अकबर की हुई थी। और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था अंग्रेज़ों ने? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर कि टीपू सुल्तान को पराजित किया था। और 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। कैंसर जैसे स्वाभाविक रोग 1782 में आया। प्रश्न नंबर 8 है अगला प्रश्न नंबर 8 कि मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? तो 8 के उत्तर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। और पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री में रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि कपास की सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश कौन है? 9 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कन का क्षेत्र। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक दक्कन का क्षेत्र। कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि भारत का सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निगम कर से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कर का राजस्व निगम कर से। और आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर और धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क,
केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क और पथ कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। तो 11 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए की। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ऑप्शन बी है विटामिन सी। तो विटामिन सी का स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं। तो 12 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मज्जा में, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं और इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होते हैं और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है और आरबीसी की मृत्यु यकृत में होती है, इसलिए यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली से किस धार्मिक स्थल तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की। तो 13 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णो देवी। अगला प्रश्न है 14 कि महात्मा गांधी की जयंती पर निम्न में से किस देश में डाक टिकट आरंभ की गई थी। तो 14 के उत्तर हो जाएगा ए फ्रांस में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान पर निम्न में से किस राज्य को मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 के ऑप्शन सी केरल को मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि किस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। तो 17 के उत्तर हो जाएगा बी माउंटबेटन प्लान को। और कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था और क्रिप्स मिशन जो है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में और माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को लाया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि भगवान शिव के कंठ से किस राग की उत्पत्ति हुई है तथा यह राग तेजस्विता के आह्वान के लिए भोर से पूर्व गाया जाता है। तो 18 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राग भैरवी। भगवान शिव के कंठ से भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और कपालिक समुदाय के इष्ट देव भैरव थे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 19 कि दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो 19 के उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन ए सेक्स सेंट। तो 19 के ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर कि स्फेरोमीटर गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए काम आता है। स्फेरोमीटर और टेल स्टार जो है टेल स्टार की सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं और इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिम में स्थापित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि हाल ही में ओडिशा के निम्न में से किस पार्क में एलिफेंट
ट्रॉपिक हॉर्पिस के कारण 5 हाथियों की मृत्यु हो गई। तो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 21 के उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक संबंधों में अक्षांश अंतर है। तो 22 के उत्तर क्या होगा? 22 के उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7.5 डिग्री का। और भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः कितना होती है। तो 23 के उत्तर हो जाएगा खिलाड़ियों की संख्या 6, 5, 9। तो वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। और यम्योचर बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो 24 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा तथा दीवारों को चिकना बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 कि ऑटोमोबाइल इंजन में निम्नलिखित में से कौन जमाव रोधी एंटी फ्रीज की तरह प्रयुक्त होता है। तो 25 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि प्रतिजन एक तत्व है जो। तो 26 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चयापचय की प्रेरित करता है। 26 क्या हो जाता है कि मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। और जिसमें एंटीजन ए होता है रुधिर ए वर्ग होगा उसमें, और जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और जिसमें एंटीजन ए बी दोनों होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि मोतीझरा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 27 के उत्तर हो जाएगा आंत। मोतीझरा यानी टाइफाइड जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है और यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और इसके उपचार के लिए टाइफाइड के रोगी को टाइफाइड का टीका लगाना चाहिए। क्लोरोमाइसिटिन वर्ग के एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 कि मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था। तो 28 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन था मौर्य काल का मानक सिक्का। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और पन चांदी का सिक्का को कहा जाता था। कसारपन तांबा का सिक्का को कहा जाता था, कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब दिया था। तो 29 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस अप्रैल 1609 ईस्वी में आगरा दरबार में जहांगीर के पास आया था और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी और इन्हें इंग्लिश खान या फिरंगी खान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। तो प्रश्न नंबर 30 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर में है राष्ट्रीय संस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसकी वर्ग मध्य चाल अधिक होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 के ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं जिसमें प्रोटियम 1H2, ड्यूटोरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3।
और भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरो और वासवर्न ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कि वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ा करके गैस को द्रवीभूत किया जा सकता भौतिक ताप कहा जाता है। और ताप का वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा को प्रवाह की दिशा में निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण होता है। और जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम है। और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन क्या कहा जाता है कि प्रकाश के अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाले एंजाइम हैं। तो 34 के उत्तर हो जाएगा बी, एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है। और इन्वेस्टेज नामक एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है और जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, शारजाह को। शारजाह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कि किस दक्षिणी अमेरिकी देश हाल ही में ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर। अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 हेतु जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% से घटा करके कितना कर दिया? तो यह करंट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा 6.1%। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? तो 38 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैट सेट को। सेव का खाने योग्य भाग कौन सा है? 39 प्रश्न नंबर सेव का खाने योग्य भाग, तो इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा रसदार थैलामस। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति है और नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति या बीजांड मंडसन है और कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं और ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं जैसे सेव, कटहल आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 की एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो 40 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे और लाल रंग की पहचान करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग क्या कहलाता है? तो 41 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण कहलाता है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है और लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फिर से फेरिक ऑक्साइड होता है और लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 कि प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 42 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 कि ओल्गा तोकाजुर्क को 2018 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया, वे किस देश से हैं? तो 43 के उत्तर हो जाएगा
वह पोलैंड से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो 44 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम कर्नाटक मालाबार प्रांत क्षेत्र में, और ओडिसी उड़ीसा में, मोहिनीअट्टम केरल में। कथकली कर्नाटक और मालाबार प्रांत क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है कि कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है। तो 45 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार। उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि ए स्टोरी बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो 46 के उत्तर हो जाएगा पीटर हिंडके। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 47 के हाल ही में कादरी गोपीनाथ का निधन हुआ, वे किस वाद्य यंत्र के बाद। तो 47 के उत्तर हो जाएगा सैक्सोफोन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। 48 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 भीमदेव प्रथम था गुजरात के शासक। और सोमनाथ मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी, और सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति भी लूट ली थी। और कहा जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, वह बदला लेने के भावना से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है। तो 49 के उत्तर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। और भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकती है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुल राज्यों की कृषि भूमि सुधार से लेकर के संबंधित है। दूसरा संविधान संशोधन के अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पूर्ण व्यवस्थित किया गया था। और तीसरा संवैधानिक संशोधन 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की 43वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न के उत्पादन आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती थी। और प्रश्न नंबर 51 है कि प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया या किया जा रहा है। तो 51 का उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा गया। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखा गया। तो 52 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत नाम से पत्रिका भी निकाले थे, और कोलंबस टू अल्मोड़ा पुस्तक भी विवेकानंद के द्वारा निकाला गया था। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस में मनाया जाता है। महादेव गोविंद रनाडे पुणे सार्वजनिक सभा के स्थापना किया था, और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र दत्त थे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 53 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया था या किया है। तो 53 के उत्तर हो जाएगा डी रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है कि सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। 54 के उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रश्न नंबर 55 कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 के ऑप्शन ए लोक लेखा समिति।
और पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और पूना पैक्ट के द्वारा केंद्रीय विधायक परिषद में हरिजन के लिए 11% के स्थान पर 18% निर्धारण किया गया और हरिजन समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्राक्कलन समिति के सदस्य के कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के कार्यकाल 1 साल का होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संघ द्वारा प्रथम विश्व कपास दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 56 के उत्तर हो जाएगा बी, जेनेवा में। अगला प्रश्न है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के खोज के लिए दिया गया है? तो 57 के उत्तर हो जाएगा बी, ब्रह्मांड विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट के अनुसार विधानसभाओं का हरिजनों को कितना सीटें मिली हैं? तो 58 के उत्तर हो जाएगा कि 148 सीट मिली है। इसका ऑप्शन सी उत्तर होगा 148 सीट। और लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र था, इसका केंद्र कहाँ था लंदन में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट जेम्स पैलेस में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। अगला प्रश्न होगा कि प्रश्न नंबर 60 कि खुदीराम बोस को खाली जगह भरना है, फांसी दी गई थी, यानी कहाँ फांसी दी गई थी? तो 60 के उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के चलते खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और खुदीराम बोस के वकील आर.सी. दास थे। और खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर के बदनाम सेशन जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने की योजना बनाई थी। और मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 61 कि रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किस क्षेत्र के खोज के लिए दिया गया है? तो 61 के उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है निम्नलिखित प्रक्रिया में। तो 62 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वांगीकरण की प्रक्रिया में भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और पचे हुए भोजन में रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाती है। अवशोषण जो है, पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचना कहलाती है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना अर्ध के द्वारा होता है। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है, आंतरिक रस। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो 63 के उत्तर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और इस गीत की रचना 7 नवंबर 1876 में हुई थी। संपूर्ण गीत में से 5 पद है और गीत गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड है। और इसे प्रथम बार यदुनाथ भट्टाचार्य ने स्वरबद्ध किया था। और 1949 में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन तैयार की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो 64 के उत्तर होगा ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति भी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र और पृथ्वी चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को आलोचना की।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए। तो 65 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 61 के उत्तर हो जाएगा ए, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और वे अफ्रीका में अप्रैल 1893 यानी जनवरी 1915 लगभग 22 वर्ष तक रहे थे। और गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया और दक्षिणी अमेरिका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत के सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बताया था या फिर बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 कि निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो 67 के उत्तर हो जाएगा ए, CR दास ने। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया, परंतु नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता C. विजय राघवाचारी ने की और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया। कि क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 के ऑप्शन बी, BD सावरकर ने किया था। और BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है और इनके द्वारा स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा थी और अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई। जो मित्र मेला था वो अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई और यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों की संचालन करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 कि जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी। 69 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग। और जालियांवाला बाग एक मैदान है जिसमें गोली चलने के आदेश जनरल डायर ने दिया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर जनरल ओ डायर था और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 70 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 71 कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो 71 को उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। तो कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में खाली जगह भरना। डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 कि केसर यानी सैफ्रॉन का सूखा। 73 के उत्तर हो जाएगा वर्तिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो 74 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 कि मोहम्मद बिन तुगलक का टोकन करेंसी चलाने का प्रयोग किस कारण से असफल रहा। 75 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोटे सिक्कों का बड़े पैमाने पर ढालना जो था इसीलिए यह सफल हुआ था। और गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था और इसका नाम दौलताबाद रखा। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त 1765 को किसने जारी किया। तो 76 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
शाह आलम द्वितीय ने जारी किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का विजय प्राप्त हुआ और बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी के दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ और बिहार में कंपनी ने सिताब राय और बंगाल में मोहम्मद रजा ने उप दीवान बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 कि रोलिंग प्लान की अवधारणा राष्ट्रीय योजना में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रविष्ट हुई थी? तो 77 के उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रविष्ट हुई थी। रोलिंग प्लान जनता दल सरकार द्वारा 1778 में लाया गया था और अनवरत योजना को 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया और 1966 से लेकर के 1969 के बीच एक एक वर्ष के 3 वार्षिक योजना चलाया गया जिसे योजना अवकाश कहा गया है और 1990 से लेकर के 92 में भी एक एक वर्ष के 2 योजनाएं चलाया गया था और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख 1934 में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कैवां है? तो 78 के उत्तर हो जाएगा भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न है कि गारो किस प्रदेश की जनजाति है? प्रश्न नंबर 79 गारो किस प्रदेश की जनजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा के जनजाति है। गारो त्रिपुरा की जनजाति है और मोम्पा, डबला, सुलुंग, मिसमी सभी अरुणाचल प्रदेश के जनजाति है और कुकी, मैटी मणिपुर के जनजाति हैं। अगला है मिजोरम के जनजाति, तो लाखर, पावी, मिजो आदि सभी जनजातियां कहाँ के? मिजोरम के। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 80 कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 80 के उत्तर हो जाएगा डी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रसिरी यानी चंद्रसिरी के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और वायु पुराण में बिंदुसार को वरिसार कहा गया है और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 कि पांड्य राजा की राजधानी कहाँ थी? 82 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदुरै। 82 के उत्तर होगा मदुरै। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में 3 कुरान, हदीस निम्नलिखित में से कौन चौथा स्रोत है? तो 83 के उत्तर हो जाएगा बी, कयास जो है और चौथा स्रोत है। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो 84 के उत्तर हो जाएगा डी, भारत से धन निष्कासन की नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो 85 के उत्तर हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था और पंडित मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो 86 के उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। अगला प्रश्न है 87 कि तोल्कापियम ने तोल्कापियर नामक ग्रंथ की रचना की थी और उसमें वर्णित विषय क्या था? तो 87 के उत्तर हो जाएगा तामिल व्याकरण था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 कि हरिबिलास सरदा द्वारा प्रकाशित अधिनियम जिसे समानतः शारदा अधिनियम कहा जाता है क्या था? 88 के उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 1929 में लागू किया गया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राथमिक शिक्षा एवं विधवा विवाह की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 कि नेपा नगर
निम्न में से संबंधित हैं? तो 89 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेपर मिल के लिए नेपानगर। भारत में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश में होता है, सीमेंट का। और सूती वस्त्र उद्योग में केंद्रीकरण महाराष्ट्र गुजरात राज्य को कहा जाता है। और चीनी मिल के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सन 1900 प्रश्न नंबर 90 कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 90 का उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। और विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किया था। अगला प्रश्न नंबर 91 कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 91 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या की। तो वर्मी कल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन होता है और हार्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन होता है और एरोपोट्रिक में हवा में पौधे को उगाने का अध्ययन होता है और हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधे को उगाने का अध्ययन होता है और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है और इसके अंतर्गत होता है ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 92 निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो 92 के उत्तर होगा ऑप्शन ए, पांडिचेरी। पांडिचेरी अब पुडुचेरी कहा जाता है। और फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में बालकोंडपुरम के सुल्तान शेर खान लोदी से पट्टे पर भूमि लिया था। और पुडुचेरी फ्रांसीसी की बस्ती था। केरल मालाबार तट पर अवस्थित है। केरल कहाँ है? मालाबार तट पर अवस्थित है। और कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश है, कोरोमंडल तट पर। और महाराष्ट्र जो है कोकण मंडल तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न 93 कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता है वह है? 93 के उत्तर ऑप्शन ए, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 कि बगान कृषि पैदा करती है। 94 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल खाद्य फसल को पैदा करती है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 कि विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 95 का उत्तर हो जाएगा डी, 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 96 कि निम्नलिखित में से किस श्रम संघ के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो 96 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटक जो है उसकी संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो 97 का उत्तर हो जाएगा, 97 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोआब कहा जाता है। गंगा यमुना दोआब भारत में सबसे विख्यात है। और जल संभरण यानी जल को कृत्रिम रूप से एकत्र करना, उपयोग लाने की क्रिया को दोआब कहते हैं। जल विभाजन का निर्धारण भूमि को ढाल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 98 कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? 98 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। और दूसरा है कि इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश एकता प्रणाली चलाई तथा 40 गुलाम सरदारों को संगठन बनाया और तुर्क के चहलगानी के नाम से जाना जाता था इल्तुतमिश को। और बलबन, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो 99 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्तान यानी करमाठी के शासक पर। तो 99 के कहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और चंदावर के युद्ध गोरी तथा जयचंद के बीच। और तराइन के दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला प्रश्न नंबर 100 कि मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। और नुसरत खां और अलप खां ने 1297-98 में गुजरात विजय के समय इस मलिक कफूर को खरीदा था।
और मलिक कफूर एक हिजड़ा था और दिनार सोना का सिक्का था और मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसे अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के